हेलो स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स के बाद अब हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री, वो एक कम्प्लीटली थियोरेटिकल चैप्टर है। सो इट्स अ बिट बोरिंग बट स्कोरिंग चैप्टर। अगर आपने इस चैप्टर को स्टोरी की तरह सुनकर अच्छे से समझ लिया तो बोर्ड में 4 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हैं, राइट। सरफेस केमिस्ट्री को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि ये थियोरेटिकल चैप्टर है, अगर हम इसको डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के साथ रिलेट कर लें तो हम इसके टॉपिक्स को आसानी के साथ समझ सकते हैं। इनफैक्ट साइंस के टॉपिक्स को अगर हम डेली लाइफ के साथ रिलेट कर लेते हैं तो जो कंसेप्ट्स का एप्लीकेशन पार्ट होता है वो एप्लीकेशन से हमें कंसेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। एप्लीकेशन पार्ट में क्या, जैसे सबसे जो रीसेंट आजकल है कि कोविड-19 की वजह से हम सब फेस मास्क यूज़ कर रहे हैं और ये मास्क मल्टीपल लेयर्स में अवेलेबल हैं। इनका मास्क का काम क्या है, एयर को प्यूरिफाई करने का। अब प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस के लिए इसमें कुछ स्पेशल फैब्रिक्स यूज़ होते हैं। अगर कभी आप ध्यान दीजिएगा तो एक्टिवेटेड कार्बन फैब्रिक्स है, एक मेल्ट ब्राउन फैब्रिक आता है जो यूज़ होता है, और ये सारे फैब्रिक क्या करते हैं, एयर को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं। कैसे, इसका आंसर हमें सरफेस केमिस्ट्री देगी। इवन जो ऑर्डिनरी वाटर फिल्टर आते हैं, अगर आपने देखा हो, आरओ की बात नहीं कर रहे हैं, ऑर्डिनरी वाटर फिल्टर्स जो होते हैं उसमें भी कभी आपने देखा हो तो एक उसमें किट लगती है जिसमें डोम शेप का एक्टिवेटेड कार्बन यूज़ होता है, एक्टिवेटेड चारकोल बेसिकली यूज़ होता है, जो कार्बन का ही एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है, जिसका काम होता है वाटर में जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको रिमूव करने का, राइट। जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, उस एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर एडियर हो जाती हैं, स्टिक हो जाती हैं, और जो पानी है वो प्यूरिफाई हो जाता है। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को वो रिमूव नहीं कर पाता, लेकिन इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को वो रिमूव कर देता है। अगेन कैसे, तो कैसे का आंसर सरफेस केमिस्ट्री में ही मिलेगा। अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया था एड्सॉर्प्शन, जो सरफेस फिनोमिना है वही वहाँ पे लग रहा है। इसी तरह से जो कोल माइंस में वर्कर्स काम करते हैं वो भी स्पेशल तरह के मास्क यूज़ करते हैं जिनका काम होता है पॉइजनस गैसेस को फिल्टर ऑफ कर देना, रिमूव करना, ठीक है ना, ताकि वो उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम से उनकी बॉडी में वो पॉइजनस गैसेस इंटर ना कर सकें। तो वहाँ पे भी जो फिनोमिना लग रहा है वो है सरफेस केमिस्ट्री। डेली लाइफ के अगर हम और एग्जाम्पल लें तो एक आपके कोर्स में ही आप पढ़ेंगे कि शुगर एक कहलाती है, अनरिफाइंड शुगर कहलाती है, जिसको हम रॉ शुगर कहते हैं। रॉ शुगर कुछ ब्राउन कलर की होती है। उस रॉ शुगर को जब रिफाइन कर दिया जाता है तो वो वाइट शुगर में कन्वर्ट हो जाती है। तो शुगर को रिफाइन करने का जो पूरा प्रोसेस है वो एक एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस है, और वही एड्सॉर्प्शन हमें सरफेस केमिस्ट्री में ही पढ़ना है। तो ये सारे के सारे फिनोमिना जो हैं वो डेली लाइफ के फिनोमिना हैं, और उसमें सारी चीज़ें जो लग रही हैं वो सरफेस केमिस्ट्री के ही एग्जाम्पल हैं। 2 एग्जाम्पल अगर और ले लें जो अगेन आपके कोर्स में ही मिलेंगे। एक है सिलिका जेल, जो सिलिका जेल के छोटे छोटे से पाउचेस होते हैं, और जो वाटर बॉटल्स, शूज़ या इलेक्ट्रॉनिक्स हम परचेस करते हैं तो उसके अंदर वो छोटा सा पाउच रखा होता है जिसका काम होता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेना, ठीक। अगेन सरफेस केमिस्ट्री लग रही है वहाँ पे। मेडिसिन्स जो हम किसी भी एलिमेंट की कंडीशन में खाते हैं, तो मेडिसिन्स कहा जाता है कि अगर कोलोइडल फॉर्म में होंगी तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। अगर कोलोइडल फॉर्म में होती हैं तो उनका एसिमिलेशन बॉडी में अच्छे से होता है। तो ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर कनेक्टेड टू सरफेस केमिस्ट्री ओनली, राइट। तो बहुत सारे डेली लाइफ के फिनोमिना हैं जो इसी टॉपिक के अंडर में आएंगे। अब क्लास 12th की सरफेस केमिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सरफेस केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक फिनोमिना है इसमें एडजॉर्प्शन, ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन से डिफरेंट है, यहाँ पे डी लगा हुआ है, एडजॉर्प्शन। दूसरा है कैटालिसिस, कैटालिसिस, और तीसरा है कोलोइड्स, कोलोइड्स, राइट। इन तीनों पार्ट को हमें सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ना है, लेकिन इसमें से जो कैटालिसिस है वो 2020 और 2021 सेशन के लिए सिलेबस में से रिमूव कर दिया गया है, तो ये हमें नहीं करना है। हमें सिर्फ इसके 2 ही पार्ट पे फोकस करना है, एड्सॉर्प्शन और कोलोइड्स। और एक बहुत और अच्छी सी बात आपके लिए ये है कि बोर्ड में सीबीएसई में क्वेश्चंस बिल्कुल फिक्स हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एड्सॉर्प्शन से और कोलोइड से ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, और एड्सॉर्प्शन का भी क्वेश्चन फिक्स है बोर्ड से जो आता है, और कोलोइड्स के भी क्वेश्चन फिक्स है कि क्या आते हैं। जैसे एड्सॉर्प्शन में हम बात करें तो जो इसके टाइप्स हैं,
टाइप्स में आप आगे पढ़ेंगे फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन। वहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है कि किस तरह से फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। मोस्टली यही क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनिंग का। या फिर इसमें एक और टॉपिक है, वो है फ्रेडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। कभी कभी 1 मार्क में ये भी पूछ लिया जाता है, फ्रेडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन से आपको टाइप्स का एक रीजनिंग का क्वेश्चन और फ्रेडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म समझना है। और कोलॉइड्स में बेसिकली इसकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आते हैं। और प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज में जो टॉपिक्स हैं उसमें से एक टॉपिक है पेप्टाइजेशन, उसके अलावा कोऑगुलेशन और डायलिसिस। सब बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं और इतने इजी हैं कि अगर एक बार आप इनको समझ लेंगे तो आप बहुत इजीली बोर्ड में क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। एंड एक रूल है इसमें, हार्डी शुल्जे रूल। राइट, तो हो गई ना बड़ी अच्छी सी बात कि हमें पता है कि हमें इसमें से किन किन चीज़ों पे फोकस करना है। लेकिन येस, हम अपनी नॉलेज के लिए चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। अब ये है कि जब बोर्ड की बात होगी तो हम उन टॉपिक्स पे अच्छे से फोकस करेंगे जिससे हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं या जो यूजुअली बोर्ड में पूछा जाता है। अब हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे, एड्सॉर्प्शन। और एड्सॉर्प्शन को जो समझाया गया है एनसीईआरटी में वो एब्सॉर्प्शन से कंपेयर करके समझाया गया है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम बात करें, अभी हमने सिलिका जेल की बात करी थी कि सिलिका जेल, राइट, सिलिका जेल की टेंडेंसी होती है कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी सरफेस पे रिटेन कर लेता है या वाटर मॉलिक्यूल्स इसकी सरफेस पे जाके स्टिक हो जाएंगे। तो अगर सिलिका जेल हमने ड्रॉ किया है तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो इसकी सरफेस पे जाके स्टिक हो रहे हैं, एडहियर हो रहे हैं, हम वर्ड बोल रहे हैं ये वाटर मॉलिक्यूल्स स्टिक हो गए या फिर एडहियर हो गए, राइट। या फिर ये कहें कि वाटर मॉलिक्यूल जो हैं सिलिका जेल की सरफेस पे रिटेन हो रहे हैं, सिलिका जेल उनको रिटेन कर रहा है, राइट। ये पेनेट्रेट करके सिलिका जेल के अंदर नहीं जाएंगे, ये सिर्फ सरफेस तक ही रहेंगे। और जब कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल्स, एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के ऊपर स्टिक हो जाते हैं, राइट, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं एडसॉर्प्शन। एक्यूमुलेशन हो रहा है, दो सब्सटेंसेस हैं, दो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं हमारे पास, और एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस की सरफेस पे या इंटरफेस पे जाके स्टिक, एडहियर, रिटेन या एक्यूमुलेट हो रहा है। एंड दिस फिनोमिना इज ओनली कॉल्ड एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन में क्या होता है? एब्सॉर्प्शन का बहुत कॉमन सा फिनोमिना कि अगर हम एक कॉटन वूल ले लें और कॉटन वूल को अगर हम पानी के अंदर डिप कर दें, या अगर हम एक स्पॉन्ज का पीस ले लें और उसको हम पानी के अंदर डिप कर दें, तो वो पानी सारा का सारा सोख लेता है। सोखना मीन्स एब्सॉर्प्शन, राइट। और इसमें क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सारे के सारे बल्क में या सब्सटेंस को पेनेट्रेट करके बल्क में जाके इकट्ठा हो जाएंगे। यानी अगर ये कॉटन वूल है, ये कॉटन वूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल सारे इसके अंदर इंटर कर जाएंगे, ठीक है ना। और ऐसे फिनोमिना को हम बोलते हैं बल्क फिनोमिना, बल्क फिनोमिना। और ये कहलाता है AB, एब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन, ठीक है। इसी तरह से केमिकल अगर हम ले लें, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, और सिलिका जेल में क्या डिफरेंस है? सिलिका जेल में वाटर मॉलिक्यूल सिर्फ सरफेस तक ही रहेंगे, वो सिलिका जेल के अंदर इंटर नहीं करेंगे। लेकिन एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड में वाटर मॉलिक्यूल अंदर तक इंटर कर जाते हैं, वो सरफेस पे नहीं रहते, वो अंदर तक इंटर कर जाएंगे। अगेन ये जो फिनोमिना है ये कहलाएगा एब्जॉर्प्शन का फिनोमिना। या अगर हमने कोई स्पॉन्ज लिया है, वो सारा का सारा पानी सोख रहा है, तो वो फिनोमिना भी हम क्या बोल रहे हैं, क्या है? एब्जॉर्प्शन का फिनोमिना। तो जो एब्जॉर्प्शन का फिनोमिना है इसको हम बोलते हैं सरफेस फिनोमिना, सरफेस फिनोमिना है। वेयर एज जो एब्सॉर्प्शन का फिनोमिना है उसको हमने बोल दिया दिस इज बल्क फिनोमिना, बल्क फिनोमिना। तो ये डिफरेंस है एडसॉर्प्शन में और एब्सॉर्प्शन में। और हम पढ़ ही रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री, यानी कि हम इसमें वही टॉपिक्स करेंगे जो
सब्सटेंस की सरफेस पे होंगे, जैसे कि एड्सॉर्प्शन, जैसे कि कैटालिसिस का प्रोसेस, कि कैटलिस्ट जाके क्या करते हैं, जैसे मेटल हमारी कैटलिस्ट की तरह बिहेव करती हैं, तो उनकी सरफेस के ऊपर गैस के मॉलिक्यूल्स आके स्टिक हो जाते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, देन दे लीव फ्रॉम द सरफेस, फिर नए मॉलिक्यूल्स आएंगे, स्टिक करेंगे, प्रोडक्ट बनेगा, एंड देन दे लीव द सरफेस। तो ये जो सरफेस पे फिनोमिना हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं कैटालिसिस, ठीक है। तो एडजॉर्प्शन जो है वो सरफेस फिनोमिना है, लेकिन जो एब्जॉर्प्शन है वो कहलाता है बल्क फिनोमिना। एब्जॉर्प्शन को अगर हमें ड्रॉ करना है तो हम कुछ ऐसे ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। ये हमारे पास एक सब्सटेंस हो गया, और इस सब्सटेंस के अंदर, जैसे अगर ये एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है तो वाटर मॉलिक्यूल अंदर तक चले जाएंगे, ठीक है ना, ये बल्क में प्रेजेंट होंगे वो। तो ये वाटर मॉलिक्यूल हो गया जो रेड से ड्रॉ किया है, वाटर मॉलिक्यूल, और ये हम बोल रहे हैं हमारा है कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड बेसिकली। तो एडजॉर्प्शन में मॉलिक्यूल सरफेस पर हैं, और एब्जॉर्प्शन में वाटर मॉलिक्यूल सब्सटेंस के अंदर तक इंटर कर गए। अब अगर एक हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखें कि अगर हम एक चॉक ले लें, ठीक है, और चॉक को अगर हम इंक में डिप करते हैं, तो वी नो कि इंक में होता क्या है, कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं, डाइज होती है और सॉल्वेंट होता है, राइट। तो जो कलर्ड पिगमेंट होंगे, जैसे ही हम उसमें डिप करेंगे, जितने भी कलर्ड पिगमेंट्स होंगे जो इंक में प्रेजेंट होंगे, दे विल गेट एडियर टू द सर्फेस ऑफ द चॉक, ठीक है। अब जब वो जो पिगमेंट सरफेस पे, चॉक की सरफेस पे जाके एडियर कर गए, तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन। और जो उसका सॉल्वेंट होगा, ठीक है ना, जैसे अगर वाटर अगर उसमें सॉल्वेंट की तरह यूज़ हुआ है, तो वाटर जो है इट गोज़ डीपर टू द चॉक, यानी पूरा अंदर तक इंटर कर जाएगा। और अगर हम चॉक को बीच से ब्रेक करके देखेंगे तो विल सी कि अंदर से जो चॉक होगी वो वेट होगी, यानी वो क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन। यानी चॉक को जब हमने इंक में डिप किया तो साइमल्टेनियस एड्सॉर्प्शन भी हुआ और एब्जॉर्प्शन भी हुआ। और जब ये दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं तो इसको हम बोलते हैं जॉर्प्शन। यानी अगर एक और हम डायग्राम बना लें, कुछ इस तरह से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर दें फिनोमिना का, ठीक है। तो अगर ये चॉक है हमारा, हम इसको चॉक बोल रहे हैं, चॉक सब्सटेंस है, तो सरफेस पे पहले यहाँ आके मॉलिक्यूल्स एडहियर भी हुए, ठीक है, यानी कि एड्सॉर्प्शन भी हुआ, और उसके बाद जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दे विल गो डीप इनसाइड द चॉक। यहाँ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और अगर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो जब दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस होते हैं, यानी एड्सॉर्प्शन भी हो और जॉर्प्शन भी हो, तो हम इसको बोलते हैं SORP, जॉर्प्शन का फिनोमिना, राइट। ये भी डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि व्हाट इज जॉर्प्शन। तो जॉर्प्शन इज अ फिनोमिना वेयर बोथ एड्सॉर्प्शन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। एड्सॉर्प्शन को अब हमें डिफाइन करना है कि एड्सॉर्प्शन क्या है। तो एड्सॉर्प्शन को हम डिफाइन करते हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ, इकट्ठा होना, एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज, मॉलिक्यूलर स्पीशीज at the surface और हम इसके लिए एक और टर्म यूज़ करते हैं, इंटरफेस एट द सरफेस और इंटरफेस ऑफ टू इमिसिबल फेजेस, यानी दोनों आपस में मिक्स नहीं होनी चाहिए, इमिसिबल फेजेस होनी चाहिए, इमिसिबल फेजेस, ठीक है। अब ये इंटरफेस क्या है, ये हमने केमिकल काइनेटिक्स में भी समझा था, लेकिन हम फिर से समझ लेते हैं कि ये इंटरफेस क्या है। ये है दो मॉलिक्यूल्स, एक सब्सटेंस और ये दूसरा सब्सटेंस, राइट। ये जो आ रहा है एरिया कॉन्टैक्ट का, जहाँ दोनों आके एक दूसरे के साथ एडहियर हो रहे हैं, रिटेन हो रहे हैं, दिस इज ओनली कॉल्ड व्हाट, इंटरफेस। इंटरफेस ऑफ टू इमिसिबल फेसेस, यानी एक सॉलिड एक लिक्विड हो सकता है, दोनों लेकिन मिक्स नहीं होने चाहिए, राइट। दोनों अगर गैसेस हैं तो गैसेस जो हैं वो मिक्स हो जाती हैं आपस में, तो फिर हम उनको नहीं बोल सकते कि वो हमारी दो इमिसिबल फेसेस होंगी। और NCERT के फर्स्ट पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि अगर हमें इस इंटरफेस को रिप्रेजेंट करना है, यानी अगर हमें
एड्सॉर्प्शन में इन्वॉल्व दोनों सरफेसेस का स्टेट दिखानी है तो हम कैसे दिखाते हैं, एक अगर सॉलिड है तो हमने सॉलिड लिखा और फिर ये स्लैश लगाया और गैस, ये तरीका होता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन आ रहा है कि सॉलिड और गैस, इसमें क्या है, एक एड्सॉर्प्शन का फिनोमिना हो रहा है और ये दोनों हमारी इमिसिबल फेसेस हैं और उसमें इंटरफेस इस्टेब्लिश हुआ है। या फिर एक हाइफन लगा के भी दिखाते हैं, इस तरह से सॉलिड और छोटा सा हाइफन लगा दिया और गैस। ये इंटरफेस की थिकनेस की अगर हम बात करें, थिकनेस कितनी कितनी होगी, तो जो थिकनेस है वो फ्यू मॉलिक्यूल्स थिक भी हो सकती है, मतलब कई कई लेयर्स आ सकती हैं मॉलिक्यूल की, और एक सिंगल लेयर भी हो सकती है। और ड्यू टू कंप्लीट मिसिबिलिटी देयर इज़ नो इंटरफेस बिटवीन द गैसेस, ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। तो हमने अपने 3 टर्म क्लियर कर लिए, एक एड्सॉर्प्शन, एक एब्जॉर्प्शन और एक जॉर्प्शन का फिनोमिना। अब इसमें 2 टर्म्स और हैं, एक है एड्सॉर्बेट और एक है एड्सॉर्बेंट। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो थोड़ा सा हमें चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ऐसे सारे सब्सटेंसेस या मटेरियल जो सरफेस पे जाके स्टिक हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं, वो कहला रहे हैं एड्सॉर्बेट, ठीक है। और जिस सब्सटेंस की सरफेस पे ये फिनोमिना हो रहा है, यानी जाके मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ या सब्सटेंसेस जो हैं वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। तो हमारे पास 2 टर्म है, एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। इसी तरह से अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो एब्जॉर्प्शन में जो सब्सटेंस पूरा का पूरा मटेरियल अगर वो एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी जो सब्सटेंस है वो उसकी पूरी बॉडी में पेनिट्रेट करके इंटर हो रहा है और बल्क फिनोमिना वो शो कर रहा है, उसको हम बोल देते हैं क्या, एब्सॉर्बेंट। अगर आपने सर्जिकल कॉटन या कॉटन वूल का जो पैक आता है उस पर कभी आप देखिए, उस पर लिखा होता है कॉटन वूल लिखा होगा या लिखा होगा एड्सॉर्बेंट, सॉरी एब्सॉर्बेंट, क्योंकि वो जो कॉटन वूल है वो क्या रोल प्ले करती है, वो एब्सॉर्बेंट का रोल प्ले करेगी, यानी सारा वाटर मॉलिक्यूल को या पानी को वो अपने अंदर सोख लेगी या एब्सॉर्ब कर लेगी। तो आगे जो हम बात करेंगे वो हम इसी टर्म में करेंगे कि एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट। तो एड्सॉर्बेट जो जाके सरफेस पे स्टिक हुआ है और एड्सॉर्बेंट जिसकी सरफेस पे जाके मॉलिक्यूल्स स्टिक कर रहे हैं। एड्सॉर्प्शन का फिनोमिना होता कैसे है, होता क्यों है, अगर हम जाएं, अगर हम मैकेनिज्म में बात करें तो बहुत सिंपल सी मैकेनिज्म है, थोड़ा सा फिजिक्स लगता है जो आपने सरफेस टेंशन में भी पढ़ा है, कि जो अनबैलेंस फोर्सेस हैं, अनबैलेंस अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, उसकी वजह से सरफेस टेंशन का फिनोमिना होता है। और जो एड्सॉर्प्शन का फिनोमिना हो रहा है वो भी इसी अनबैलेंस्ड अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से हो रहा है, या अनबैलेंस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हो रहा है। हम जब एक मटेरियल के अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट है, बल्क में प्रेजेंट है, जब हम उनकी बात करते हैं तो उनमें जो एड्सॉर्बेंट है उसकी बात हो रही है, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, ठीक है। उसमें क्या होता है, जितने भी फोर्सेस एक पार्टिकल के ऊपर लग रहे हैं वो सारे के सारे म्यूचुअली बैलेंस्ड होते हैं। लेकिन सरफेस पे जो हमारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, ये म्यूचुअली बैलेंस नहीं है। एज यू कैन सी कि ये इधर से तो इनके ऊपर लग रहा है बराबर बराबर फोर्स, लेकिन जो बिल्कुल ऊपर की तरफ से ये एकदम फ्री हैं। तो ये भी क्या करते हैं, स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे, जो अभी हमने बात करी थी कि दूसरे मॉलिक्यूल्स को अपनी सरफेस पे एक्यूमुलेट कर लेंगे। तो सरफेस के मॉलिक्यूल पे अनबैलेंस्ड अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, और यही फोर्सेस जो हैं एड्सॉर्बेंट के, यही जो फोर्सेस हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्टिंग द एड्सॉर्बेट पार्टिकल्स ऑन द सरफेस, ताकि ये भी क्या करें, अट्रैक्टिव फोर्सेस को बैलेंस कर लें, ठीक है। तो बस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ओनली एड्सॉर्प्शन का फिनोमिना होता है। क्यों? क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस शो कर रहे हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ रहे हैं। उसे बैलेंस आउट करने के लिए वो क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स को अपनी सरफेस पे स्टिक करा लेंगे। तो जस्ट बिकॉज ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस, एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस, राइट। और अगर आपको ध्यान हो, जब कैटलिस्ट के टर्म में हमने पढ़ा था तो हमने कहा था जितना ज़्यादा हम सरफेस एरिया बढ़ाते जाते हैं उतनी ही कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस है वो इंक्रीज़ करेगा विद इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है ना, एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर वो चीज़ रहेगी। तो जो एक्सटेंट ऑफ या डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन की हम बात कर रहे हैं, extent of adsorption is directly proportional to surface area per unit mass of
the adsorbent at a given temperature एंड प्रेशर, क्योंकि अगर हमने टेम्परेचर प्रेशर को चेंज किया तो ये एड्जॉर्प्शन का रेट चेंज होगा, जो हम आगे जाके इस चीज़ को और पढ़ेंगे। अब जब दो सब्सटेंसेस आपस में अट्रैक्ट होते हैं, तो जब भी सब्सटेंसेस आपस में अट्रैक्ट होंगे तो वहाँ पे हीट जो है वो रिलीज़ होती ही होती है। यानी अगर हम एड्जॉर्प्शन की बात करें तो एड्जॉर्प्शन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इस पॉइंट को भी समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों बहुत ज़रूरी है? क्योंकि आगे हम ली चैटलियर प्रिंसिपल की बात करेंगे कि जो एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस होते हैं उसमें क्या होता है, हमें टेम्परेचर को लो रखना होता है। एक बार हम पूरी रिएक्शन स्टार्ट करा दें, इतनी एक्टिवेशन एनर्जी दे दें कि रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, उसके बाद हम टेम्परेचर को लो रखते हैं। तो रिएक्शन जो है, ये एड्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है, रिएक्शन हमारी, वो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है तो जब हम डेल्टा एच की बात करते हैं, चेंज इन एंथैल्पी, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए ये डेल्टा एच जो होती है वो नेगेटिव होती है। अब मैकेनिज्म से अगर हम दो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की बात करें कि वाई एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज विद सरफेस एरिया, क्यों बढ़ता है भाई, सरफेस एरिया हम बढ़ा रहे हैं तो एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस क्यों बढ़ रहा है? तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपने सरफेस एरिया को बढ़ा दिया तो आपने जो अनबैलेंस अट्रैक्टिव फोर्सेस की हम बात कर रहे थे, जो सरफेस पे लग रहे हैं अनबैलेंस अट्रैक्टिव फोर्सेस, वो भी बढ़ जाएंगे। और जितने ज़्यादा अनबैलेंस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे उतना ज़्यादा क्या करेंगे, ये दूसरे मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और उनको अपनी सरफेस के साथ स्टिक करा लेंगे। दैट इज़ वाई ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज। सेकेंड क्वेश्चन के जो एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक क्यों है, वहाँ हीट रिलीज ही क्यों हो रही है? देखिए एड्जॉर्प्शन दो तरह का होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन, और दोनों ही प्रोसेस जो हैं वो एक्सोथर्मिक इन नेचर है। तो हीट क्यों रिलीज़ हो रही है, जिसे हम हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी कहते हैं, वो हीट क्यों रिलीज़ हो रही है? जब एड्जॉर्प्शन का फिनोमिना हो गया, यानी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ये अनबैलेंस सरफेस पे आके स्टिक हो गए, तो व्हाट विल हैपन, जो ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस थे ये क्या हुए, ये बैलेंस्ड हो जाएंगे, राइट। और जब बैलेंस हो जाएंगे तो जो सरफेस एनर्जी है वो डिक्रीज़ करेगी, और जब सरफेस एनर्जी डिक्रीज़ करती है, राइट, रेजिडुअल फोर्सेस या फिर ये जो सरफेस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं अगर वो डिक्रीज़ हो रहे हैं तो फिर सरफेस एनर्जी भी डिक्रीज़ करती है, और सरफेस एनर्जी जब डिक्रीज़ करती है तो वो हीट के फॉर्म में वहाँ पे लिबरेट होती है। तो जो एड्जॉर्प्शन का फिनोमिना है वहाँ पे जो भी हमें प्रोसेस देखने को मिलेगा वो एवोल्यूशन ऑफ हीट का ही मिलेगा, यानी जो हीट है वो वहाँ पे इवॉल्व होगी। So this is sufficient for adsorption and its mechanism. In the next class, we will discuss types of adsorption. Thank you so much, children.